हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, हमारा नाम है विवेक पांडे और आप इस समय देख रहे हैं यूपीपीसीएस स्टडी आईक्यू। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुख्य परीक्षा आप दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे और मुख्य परीक्षा अगर देने जा रहे हैं तो आपकी तैयारी कौन कराएगा, कैसे आप मुख्य परीक्षा में अपने आप को एक प्रबल दावेदार साबित कर सकते हैं। 15 गुना में अगर आप आ गए हैं तो इस 15 गुना से निकल करके 2 गुना 3 गुना की लिस्ट में शामिल होकर के 412 पदों पर जा करके अपने रोल नंबर को देखने की जो ख्वाहिश है वो कैसे पूरी कर पाएंगे। उसके लिए 3 सबसे अभीष्ट प्रश्न जो आपके मुख से बार बार मुझे सुनने को मिल रहे हैं, बार बार विद्यार्थी कनेक्ट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि सर बताइए कि हम पत्र लेखन कैसे करेंगे, पत्र लेखन सीखेंगे कैसे, कौन कौन से पत्र कैसे कैसे सीखेंगे, और सबसे बड़ी बात, जो पत्र की प्रणाली और प्रारूप आपके पास है इधर उधर की किताबों से वह कितनी सही है और जब उसको आयोग जांचता है तो उसको कितने अंक देता है, ये भी मैं समझाऊंगा आपको। और गद्यांश वाले प्रश्नों का सरल हल क्या हो सकता है, कैसे शीर्षक चुनना आप सीख पाएंगे, क्या वह प्रक्रिया होगी कि रेखांकित अंशों की आप व्याख्या कर पाएंगे, क्या वह प्रक्रिया हो सकती है जिनके माध्यम से आप सारांश लिख पाते हैं और संक्षेपण लिख पाते हैं। सारांश और संक्षेपण के मूल अंतर क्या क्या होते हैं यह समझेंगे इस वीडियो में 15 मिनट के अंदर। और निबंध लेखन के लिए कौन कौन सी यह कला विकसित करने में कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी वो प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे चाय पीने की इच्छा है तो वह कौन कौन सी विषय वस्तु है जो चाय पिला देगी। तो आपके पास चीनी होनी चाहिए, दुग्ध होना चाहिए, आपके पास जो है चायपत्ती होनी चाहिए, गैस होना चाहिए इत्यादि, और बनाने की प्रक्रिया का पता होना चाहिए। उसी तरह से जब एक निबंध लेखन करेंगे तो क्या वह प्रक्रियाएँ हैं जो आपको इस कला में बेहतरीन बनाती हैं, पारंगत करती हैं। सबसे पहला प्रश्न तो आप लोगों का ये है कि कौन कौन से विद्यार्थी मोटा मोटी मुख्य परीक्षा देंगे। तो भैया देख लीजिए, मैं कट ऑफ पर कोई वीडियो अलग से नहीं बनाऊंगा, मैं इतना ज़रूर बता दे रहा हूँ कि अगर आप जनरल कैटेगरी के विद्यार्थी हैं और ओरिजिनल आंसर की मैच कराने के बाद आपका 125 या उससे ऊपर नंबर आ रहा है, मैं जनरल कैटेगरी के पुरुष वर्ग की बात कर रहा हूँ, अगर आप महिला वर्ग हैं तो +-3 कर लीजिए, -3 करिए, प्लस क्यों ही करेंगे, तो 120 या 122 मान लीजिए आप अपने आप को मोटा मोटा। तो जनरल कैटेगरी के हिसाब से अगर आपका 125 नंबर बन रहा है, 125 क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही है, 125 अंक आप पा रहे हैं, तो आप मुख्य परीक्षा में जाएंगे, तब तो ये पूरा का पूरा वीडियो आपके लिए उपयोगी है। अन्यथा अगर आप बीओ का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तब आपके लिए ये क्लास बहुत उपयोगी है, तब तो आप इसमें अपना 20 मिनट दीजिए। आप अगर निबंध लेखन की प्रक्रिया सीखना चाहते हैं, आलेखन की प्रक्रिया सीखना चाहते हैं, तब तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है, तब तो आप इसको देखिए। आइए, पत्र लेखन कैसे करें, पत्र लेखन कैसे पढ़ें। देखो भैया, पत्र लेखन पढ़ने के लिए 3-4 चीज़ें चाहिए। पहले तो मैं आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग थोड़ी थोड़ी बातें बता दूं कि अगर आप आरओ की मुख्य परीक्षा देने जा रहे हैं तो मुख्य परीक्षा में आरओ में इसका योगदान समझिए। मुख्य परीक्षा में इसका योगदान क्या होता है, तो इसका कुल जमा योगदान है 3 पत्र आपको लिखने के लिए दिए जाएंगे। 3 पत्र आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। और कौन कौन से पत्र आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं तो आपने सिलेबस देख लिया होगा, नहीं देखा तो मैं समझा देता हूं। आपको शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, परिपत्र, कार्यालय आदेश, ज्ञाप, विज्ञप्ति, कुल 9 पत्र आपके सिलेबस में हैं जो आपकी हिस्सेदारी देते हैं, और ये 8-8 अंक के आपके परीक्षा में आते हैं। यानी कि 24 नंबर के इस परीक्षा में कोई विद्यार्थी कितना मेहनत कर दे तो उसको ठीक ठीक नंबर मिल जाएंगे। तो इसमें प्रश्न की पूछने की प्रकृति और प्रक्रिया समझ लीजिए, यह यूपीपीसीएस से कैसे भिन्न है। जब आप यूपीपीसीएस में बात करेंगे तो यूपीपीसीएस का जो पत्र है इसमें 2 पत्र पूछे जाते हैं, 1 और 2। ये दोनों पत्र 10-10 अंक के होते हैं। एक सवाल जिसमें विद्यार्थी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि सर कितने शब्दों में पत्र को लिखा जाना चाहिए, तो मैं इस सवाल पर केवल इतनी प्रतिक्रिया दूंगा कि ये महज हास्यास्पद प्रश्न है, मतलब एकदम वाहियात का सवाल है। कभी भी पत्र लेखन के लिए शब्द सीमा नहीं तय की जाती है। पत्र लेखन अपने प्रारूप पर लिखा जाता है और मूल बातों को अपने घेरे में लेकर के लिखा जाने वाला एक शासन का हिस्सा या शासकीय कार्यप्रणाली को व्यवस्थित करने वाला एक पत्र होता है। न कि इसमें आप ये तय कर लेंगे कि यह 100 शब्दों में होना चाहिए, 120 शब्दों में होना चाहिए या 30 शब्दों में होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम तय नहीं कर सकते, इसकी संभावना नहीं बनती है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, तो अब आप ये सवाल एकदम से दिमाग से निकाल दीजिए कि भाई कितने शब्द सीमा में हमको पत्र लिखना है। नहीं,
लगभग मान के चलिए कि इसके प्रारूप में 70-80 शब्द तो आ जाते हैं इसके घेरे में। ठीक है, जब आपको मैं प्रारूप पढ़ाऊंगा इसकी क्लासेस में अलग अलग लेकर के आऊँगा आपके बीच में, आपको समझ में आ जाएगा मोटा मोटा बातें। तो आप ये मान करके चलिए कि जब आप पढ़ेंगे तो आपको इसके प्रारूप के अंतर्गत ही सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आपको पता रहे कि शासकीय पत्र का प्रारूप क्या है, अर्धशासकीय का प्रारूप क्या है, आदेश का प्रारूप क्या है, परिपत्र का प्रारूप क्या है। जैसे अगर आप इसी को थोड़ा थोड़ा करके समझिए, थोड़ा थोड़ा करके अगर आप समझिए तो आप इसको ऐसे देखिए कि जैसे मैं शासकीय पत्र की बात करूंगा तो जो आपका शासकीय पत्र होता है प्यारे, यह शासकीय पत्र कैसा पत्र होता है, तो यह अपने नियत प्रारूप पर लिखा जाने वाला पत्र होता है। नियत प्रारूप पर लिखा जाने वाला पत्र होता है। यह किस प्रकार से किस प्रकार तक चलता है, तो यह एक पद से दूसरे पद को भेजा जाता है। यह एक पद ए है, यह एक पद बी है। सर पद और पदाधिकारी में अंतर होता है, समझिएगा आप पद और पदाधिकारी को समान नहीं समझ सकते हैं। डीएम प्रयागराज एक व्यक्ति है जिसका नाम है अभिषेक मान लीजिए, तो अभिषेक उस कुर्सी से हट करके डीएम प्रयागराज ना होकर के अब डीएम वाराणसी बन सकते हैं, लेकिन डीएम प्रयागराज एक कांस्टेंट पोस्ट है, वह कभी बदली नहीं जा सकती। इसलिए यह शासन में आपकी अकाउंटेबिलिटी तय करने के लिए, आपके कार्य व्यवहार को, कार्य व्यवस्थाओं को तय करने के लिए लिखा जाने वाला एक मानक शासन का पत्र होता है शासकीय पत्र। तब जब तक आप इस बात को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो कैसे समझ में आ जाएगा? पढ़ करके समझना पड़ेगा। इसके लिए आपको हमारी क्लासेस लेनी पड़ेंगी, देखनी पड़ेंगी। अच्छा, अब देखिए, तो ये शासन का पत्र ए से बी के पास गया। मान लीजिए ए से बी के पास गया तो बी से ए के पास जवाब भी तो आएगा। तो अगर कोई ऐसा पत्र जिसमें एक ए से चल करके बी के पास कोई पत्र जा रहा है और उसकी जवाबदेही तय हो रही है, तो ऐसे पत्र को हम द्विआयामी पत्र के नाम से जानते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि बहुआयामी पत्रों में कौन कौन से पत्र शामिल हैं। ऐसे आपको पत्र समझना है, इसके लिए क्या क्या आपको सहायता करेंगे। तो देखिए, मार्केट में अगर बुक्स की बात करें तो अच्छी किताबें, अगर मैं किताब की बात करूं तो अच्छी किताब तो इसके लिए उपलब्ध नहीं है मार्केट में। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं, आपको बरगला नहीं रहा हूं, मार्केट में बहुत सी किताबें उपलब्ध हैं, लेकिन जो पत्र व्यवस्था को पूरी तरह से केवल किताब के माध्यम से सिखा दें, ऐसी किताब अभी तक नहीं बनी। हाँ, अगर आप क्यूरियोसिटी रखने वाले विद्यार्थी हैं, अगर आप ऐसे विद्यार्थी हैं जो खोजी प्रवृत्ति के हैं, बहुआयामी दृष्टिकोण रखते हैं, तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मल्टी डायमेंशनल नेचर वाले विद्यार्थी हैं तो आप खोज खाज करके अपना चीज़ें कर ले जाएंगे। अब इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, मैं आपको बोर्ड पर लगा करके एक एक पत्र दिखाऊंगा कक्षा में, आगे चल के बता रहा हूँ कि कब से क्लास स्टार्ट है, क्या कैसे बैच कैसे लेनी है। तो आप एक शासन का पत्र ओरिजिनल उठा करके ले आइए। ओरिजिनल पत्र के माध्यम से आप देखेंगे कि शासन का प्रारूप क्या होता है। अर्धशासकीय पत्र का एक अलग प्रारूप होता है, परिपत्र का एक अलग प्रारूप होता है, आदेश का एक अलग प्रारूप होता है, ज्ञाप का एक अलग प्रारूप होता है, और विज्ञप्ति का एक अलग प्रारूप होता है, अनुस्मारक का एक अलग प्रारूप होता है ना। तो इनमें से कौन कौन से पत्र ऐसे हैं जिनका मैंने नाम लिया, जिनका खुद का कोई प्रारूप नहीं होता, किसी अन्य के प्रारूप पर लिखे जाते हैं, सारी बातें। तो ये सब हम लोग यहाँ पर चर्चा में ले आएंगे। और ये क्यों भिन्न है, क्योंकि यहाँ पर जो यूपी पीसीएस में प्रश्न पूछा जाता है और आरओ में पूछा जाता है, दोनों में अंतर होता है। आरओ में सीधे सरल सवाल पूछे जाते हैं जिसका साधारण सा उत्तर होता है कि शासकीय अर्धशासकीय पत्र में क्या अंतर और समानताएं हैं, किसी एक का प्रारूप बना दीजिए। अर्धशासकीय पत्र और शासकीय पत्र में अंतर स्पष्ट करते हुए दोनों का प्रारूप बना दीजिए। आपसे कहेगा कार्यालय आदेश और ज्ञाप में अंतर और समानता स्पष्ट करते हुए किसी एक का प्रारूप बना दीजिए। या फिर आपसे कह देगा कि अपने किसी कर्मचारी को सामने ले आइए और कर्मचारी, जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया कि राम सिंह हैं, ये क नगर में पोस्टेड हैं और इनको 2 माह के लिए प्रतिनियुक्ति देनी है ख नगर में, गणित के शिक्षक हैं, अब इनको प्रतिनियुक्ति दीजिए। ये सवाल यूपी पीसीएस का है, ये सवाल आरओ में नहीं पूछता है। अब मैं जब पढ़ाऊंगा तो मैं आपको इस स्तर से आगे लेकर के चलूंगा कि बिल्कुल 0 टू हीरो लेवल, मतलब आप प्रारूप से उठेंगे और पीसीएस स्तर तक के प्रश्नों को आसानी से हल कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही यूपी पीसीएस के अलावा यूपीएससी में भी जो आपका 300 नंबर का पूरा हिंदी का पेपर होता है, कंपलसरी पेपर, हिंदी और इंग्लिश का, अलग अलग लैंग्वेजेस आप लोग लेते हैं, तो वो पेपर भी आप लोग यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, राइट ना। अब देखिए, तो ये रहा आपका ये मामला, कैसे करेंगे, पत्र लेखन वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। दूसरा प्रॉब्लम है गद्यखंड वाले प्रश्न को थोड़ा सा अब आगे लेके आऊंगा। गद्यखंड में कैसे कैसे सवाल पूछे जाएंगे, पहले तो ये समझिए। जब तक आप ये ना जानते हो कि सवाल की प्रकृति क्या होगी, तो आप फिर कुछ भी मैं बता दूं तो किसी काम का नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर शीर्षक चयन आपसे कहा जाता है कि एक गद्यखंड आपको दे दिया गया है जो कि अपठित होता है, यह पहले से पढ़ा गया नहीं होगा। अपठित जो पहले से ना पढ़ा गया हो, अपठनीय जो पढ़ा ही ना जा सके, अंतर है, प्रत्यय बदल गया, अर्थ बदल गया। अपठित है, इत प्रत्यय लगा है, और अपठनीय अर्थात जो पढ़े जाने योग्य ना हो, पढ़ ही ना सके। अपठित अर्थात जो पढ़ा ना गया हो, ठीक है।
अब देखिए, तो यहाँ पर जब गद्यखंड की बात कर रहे हैं तो शीर्षक चयन करिए। तो अब आपको इसके लिए मैं सलाह दूंगा कि आप कुछ कहानी पढ़ने से अपनी प्रक्रिया को शुरू करिए, कुछ कविताओं को शामिल करिए, कुछ कविता पढ़िए, है ना, कुछ नाटकों को पढ़ना शुरू करिए। जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक भावबोध, अर्थबोध नहीं कर पाएंगे। यानी कि गद्यखंड में सबसे ज़्यादा जरूरी होता है भावबोध और अर्थबोध। जब तक यह ना हो जाए तब तक संभव नहीं है कि आप गद्यखंड के प्रश्नों को आसानी से हल कर लें। ये बहुत ज़रूरी है कि आप पूरी प्रक्रिया का भाव समझ लें आसानी से। जैसे कफन कहानी प्रेमचंद जी की लिखी हुई है, और ये भी क्लियर करूंगा कि प्रेमचंद्र नाम नहीं है, प्रेमचंद नाम है। तो अब यहाँ से, अब आपने कफन कहानी पढ़ी, आप क्या अर्थ ग्रहण करते हैं, क्या भाव आपके मन में आते हैं? दिशु माधव के प्रति आपकी जो घृणा है वह निकल करके बाहर आएगी। लेकिन थोड़ा सा बौद्धिकता के स्तर को स्पर्श करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भूख से बड़ी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। जहाँ भूख हो वहाँ कफन काम नहीं आएगा। पहले भूख, पहले पेट पूजा, फिर काम दूजा, और फिर वहाँ पर ईदगाह जा करके पढ़िए। मतलब आप प्रेमचंद के जीवन को समझते हुए अगर आप आगे आ रहे हैं, हालांकि मैं साहित्य में आपको बिल्कुल नहीं उतारूंगा, आप केवल रचना पढ़े, रचना में क्या भाव था यह समझ लीजिए, रचना का क्या अर्थ है यह समझ लीजिए। तब आप, क्या मैं आप ही से कहूं कि आप इसकी व्याख्या करिए तो क्या नहीं कर पाएंगे? मंत्र कहानी पढ़िए, गुंडा पढ़िए, तो क्या आप नहीं कर पाएंगे? एक कहानी मैं आपको सजेस्ट करूंगा जरूर पढ़ने के लिए। वैसे तो ये जो कहानी मैं बता रहा हूँ कायांतरण, यह इंटरनेट पे सर्च करके आपको मिल जाएगी। तो एक मेरे कहने से आप एक कहानी पढ़िएगा कायांतरण, फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि इस कहानी का क्या आपने अर्थ ग्रहण किया, क्या भाव ग्रहण किया, और उसके लिए कायांतरण अगर शीर्षक ना हो तो क्या हो सकता है। मेरे कहने पर पढ़ करके जरा सा एक बार देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा गद्यखंड को हल करने का सबसे व्यवस्थित तरीका क्या हो सकता है। ठीक है, तो यानी कि इन दोनों चीज़ों को समझने के लिए आपको कहानी, कथाओं से गुजरना पड़ेगा। तब आप, क्योंकि आपके सिलेबस में कहीं तो ये लिखा ही नहीं है ना कि फलानी रचनाएं पढ़ लीजिएगा, उसी में इसको जुटा करके काट के दे देंगे, कट कॉपी पेस्ट करके, और आप उसकी व्याख्या कर दीजिएगा। ऐसा नहीं है। आप वहीं पढ़ेंगे, वहीं भाव ग्रहण करेंगे, वहीं अर्थ ग्रहण करेंगे, और आपकी लेखनी वहीं चलेगी। तो लेखन की कला विकसित करने के लिए समय तो देना पड़ेगा, लेकिन विकसित तो तब करें जब भाव बोध हो, अर्थ बोध हो। किसी चीज़ को लेकर के कोई भी चीज़ अगर हम देखें तो उसके लिए हमारी सूक्ष्म दृष्टि क्या कहती है, हमारा भाव कैसा है, हम उसको कैसे लिखेंगे, क्या देखते हैं हम समाज से, क्या लेते हैं, उसके लिए कैसे उस प्रकार की व्याख्या करेंगे, ये सब आपको ये रचनाओं से ही आपको मिलेगा। इसके लिए कोई किताब उताब मार्केट में नहीं है ना, तो आपको किताबों के पीछे भाग करके ये चीज़ें समझ में आने वाली हैं। ठीक है ना, केवल किताब अगर ये चीज़ें समझा देते तो आप मुझे क्यों खोज रहे होते या किसी को भी क्यों खोज रहे होते। अब आइए, तब दूसरी बात, सर शीर्षक चयन कर लिया। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि ईदगाह कहानी के लिए ईदगाह नाम का शीर्षक न रखें तो कोई और क्या उचित शीर्षक हो सकता है। तो जब तक आप पढ़ करके उसके भाव को इस प्रकार न ग्रहण कर लें कि उसके लिए एक नया शीर्षक, और नया शीर्षक जब मैं पढ़ूं तो मुझे यूँ लगे कि वास्तव में ईदगाह के बराबर या ईदगाह से भी ज़्यादा उज्ज्वल अगर कोई शीर्षक हो सकता तो ये हो सकता, तो जो इस बालक ने लिख दिया है तो वो होना चाहिए, वो भाव आपके अंदर ये सब पढ़ करके आएंगे। अच्छा, और आगे बढ़िए। शीर्षक चयन के बाद अब आपको रेखांकित अंश मिलेंगे, आपको इसकी व्याख्या करनी पड़ेगी। और ये रेखांकित अंश कितने होंगे? तो सर ये एक जगह पर, दो जगह पर, तीन जगह पर, ये मैक्सिमम 3 जगह पर होंगे। इसके लिए एक नियम अभी से बता दूं कि जब आप अपठित गद्यखंड की व्याख्या करते हैं तो 1, फिर 2, फिर 3। ये नहीं कि हमको दूसरा वाला पहले बढ़िया से आ रहा है सर, दूसरा का वाला हम बहुत बढ़िया से कर लेंगे, तो हम पहले क्या करी, पहले दूसरा का व्याख्या कर दी, फिर पहला और तीसरा बाद में करब जब आए तब। ऐसा नहीं होगा। ऐसा करने पे आपका नंबर कटेगा, पूरा गद्यखंड की व्याख्या ही काट दी जाएगी, 0 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है आपको। यानी कि पहले क इसकी व्याख्या, ख इसकी व्याख्या, ग इसकी व्याख्या। मान लीजिए बाय एनी चांस आपको इसकी व्याख्या उतनी अच्छी तुरंत में दिमाग में नहीं आ रही है, तो इसका मतलब है कि आपने पहले तो तैयारी नहीं किया। फिर भी अगर आप कहीं से कमजोर हैं तो उसके लिए जगह छोड़िए, बी पे आइए, सी पे जाइए, ये सेक्शन अप्लाई करना है। ऐसे ही शीर्षक भी आप कोशिश करिए कि यह 3 शब्दों से अधिक का ना हो। 3 शब्द में अगर आप अपना शीर्षक चयन कर लेते हैं तो वह सर्वथा उचित शीर्षक माना जाता है, जिसके लिए आपको 3 नंबर दे दिया जाता है। फिर आपने व्याख्या कर दिया। ऐसे ही आपको जो ये खंड दिया गया है, इस खंड की आपको क्या करनी रहेगी, संक्षिप्त में इसका संक्षेपण करना पड़ेगा। आप इसको संक्षिप्त में लिखिए। अब संक्षेपण और सारांश दोनों में से कोई एक सवाल पूछ लेता है, चाहे संक्षेपण लिख दीजिए चाहे सारांश लिख दीजिए, अंतर है दोनों में। मैं एक वीडियो बना करके समझा दूंगा कि सारांश और संक्षेपण में मूल अंतर क्या है। वैसे भी आप सर्च करोगे तो यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासेस है, मिल जाएंगी। अब आइए, इतना पोर्शन करने के बाद अब तीसरा सवाल ये है कि सर व्याख्या। अब आ जाइए कि सर निबंध कैसे लिखें।
तो निबंध वाले पोर्शन के लिए मैं 2-3 बातें आपको बताऊंगा। समसामयिक घटना चक्रों को पढ़ना शुरू कर दीजिए, घटनाक्रमों को पढ़ना शुरू कर दीजिए। ऐसा करंट से जुड़े हुए मुद्दे और किसी भी पार्ट का मल्टी डायमेंशनल नेचर समझने की कोशिश करना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर समझाऊं, 2023 का निबंध आप उठा करके देखिएगा यूपी पीसीएस का, जिसमें श्रीलंका के मुद्दे पर सवाल पूछा हुआ था। अब श्रीलंका की जो भुखमरी की स्थिति रही है, उस भुखमरी की स्थिति के पीछे के कारणों को समझने के लिए आपको समसामयिक मुद्दों को समझना पड़ेगा। आप उसके लिए सबसे पहला काम करिए कि दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण आता है, एक दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण, ये आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। राष्ट्रीय संस्करण उठा करके पढ़ना शुरू करिए। अगर आप राष्ट्रीय संस्करण नहीं पढ़ेंगे तो अच्छा, कई लोग कहेंगे कि सर जो घर में हमारे अखबार आता है वो नहीं पढ़ सकते क्या? पढ़ सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय संस्करण में बात वही होती है, थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखा जाता है उसको, यानी उसमें लगभग 2 समसामयिक घटनाक्रम होते हैं जो स्तंभकार उसमें लिख करके दिया करते हैं। तो आप इसको एक बार जरा सा देखने की कोशिश करिएगा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। नहीं तो जो आपके घर में उपलब्ध है उसको ज़रूर पढ़िए। एक नियम बना लीजिए, पृष्ठ संख्या 8 रोज का रोज पढ़ना ही है, कुछ भी हो जाए, सुबह दोपहर या शाम, ये आपकी अपनी मंशा है कि कब आप कर पाएंगे, आपके पास कब टाइम है, कब आपका मन ज़्यादा लगता है चीज़ों को पढ़ने समझने में, लेकिन उसको पढ़ करके समझना है। जब मैं निबंध पढ़ाऊंगा तो उस टाइम पे ये जरूर समझाऊंगा कि एक निबंधकार और एक स्तंभकार में मूलतः अंतर क्या होता है। आपका निबंध एक निबंध ना होकर के एक स्तंभकार के तौर पर लिखा गया एक बोध मात्र है, उससे ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा क्लासेस देखनी पड़ेंगी, समझना पड़ेगा। इसके साथ आपको करंट अफेयर्स के मुद्दे अच्छे से समझने पड़ेंगे, और ये मुद्दे एक साधारण वन लाइनर के फॉर्मेट में ना हो करके कि फलानी चीज़ में भारत की स्थिति ये है और अन्य देशों की स्थिति ये है, टॉप पर ये है, टॉप 3 ये है, टॉप 5 ये है, इस तरह से रट करके अगर आप निबंध में उसका डेटा की भरमार करने के लिए उतरेंगे तो ये काम नहीं आएगा। इसके लिए आपको हर चीज़, जैसे एग्रीकल्चरल डेटा, चावल का उत्पादन इस समय कितना है, 2050 तक कहाँ ले जाना चाहता है भारत, साथ ही साथ अन्य ऐसे सभी मुद्दे की इस समय जो अगर हम देखें तो पशुपालन एक माध्यम हो सकता है क्या एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, अगर किसानों की आय बढ़ानी हो तो, है ना। किसानी एक प्रमुख साधन नहीं रह गई है खाने कमाने के लिए किसानों के लिए। अगर ये विषय दे दिया जाए तो इसमें क्या क्या डेटा होना चाहिए, जब आपके पास कोई करंट का डेटा होगा, कोई जीएस का डेटा होगा, तब आप उसको निबंध सीख करके लिख पाएंगे। तो वो धीरे धीरे आपको समय दे करके सीखना पड़ेगा और उस पर काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक मुद्दा हो गया, करंट अफेयर को सीखना पड़ेगा। और इसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि आपको मैगजीन्स उठानी चाहिए और मैगजीन्स खुद से पढ़ने की हैबिट डालनी चाहिए। प्रति माह की जो मैगजीन्स आती हैं वो कोई भी हो सकती हैं, जैसे योजना हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, क्रॉनिकल हो गया, इनमें से कोई भी आप उठाइए जिसमें वन लाइनर फॉर्मेट में चीज़ें ना हो, किसी भी मुद्दे के बारे में स्पष्ट तौर पर बताया गया हो कि इसकी चर्चा क्यों की जा रही है, इसका क्या उद्देश्य है और ये क्यों इसका क्या प्रभाव पड़ेगा किसी भी चीज़ पर। तो वो सारी चीज़ें, यानी मल्टी डायमेंशनल अप्रोच लेने के लिए आपको ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। तो ये सब पढ़ना शुरू कर दीजिए, तो आपको इसके काफ़ी लाभ मिलेंगे, खासा आप अध्ययन करके आगे बढ़ पाएंगे, सीख पाएंगे चीज़ों को। अच्छा, अब इतनी चीज़ें करने के बाद हमें और क्या करना चाहिए, तो लिखने का अभ्यास करना चाहिए। शुरुआती दौर में विद्यार्थी एक पृष्ठ अगर लिखने बैठ जाएं तो एक भी पेज लिखने में उनकी हालत खराब हो जाती है, पसीने पसीने हो जाते हैं, कहते हैं कि सर 3 लाइन 4 लाइन लिखने के बाद हमारे मन में कुछ आ ही नहीं रहा है। तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप मनगढ़ंत किसी भी विषय को उठाइए और उस पर कुछ लिखना शुरू कर दीजिए। वर्तमान समय में पीएससी के तहत बहुत सारी भर्तियां हैं जिनमें आप अपने आप को देखें तो बिना लिखित परीक्षा के किसी भी एग्जाम में आप अपना सिलेक्शन होते हुए नहीं देखेंगे, चाहे जीआईसी हो, चाहे एलटी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, आरओ हो, बीईओ हो, यूपी पीसीएस हो। तो पीएससी के तहत जितनी भी परीक्षाएं होती हैं वो बिना लेखन के चयनित होना नामुमकिन है। यानी लिखने का अभ्यास जो आपने इंटरमीडिएट के बाद छोड़ दिया था वो अब करना शुरू कर देना चाहिए। और उसके लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आरओ की मुख्य परीक्षा को लेकर के हमारे पास आपके लिए एक बहुत ही शानदार सा बैच है, यूपीपीएससी आरओ, ठीक है। इसको आप देख सकते हैं, यहाँ पर आइए, जुड़िए। और ये कुछ इस टाइप का दिख रहा है, इसकी फ़ीस आपको 5000 दिख रही होगी, लेकिन इसको आप जैसे ही बाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो इसमें क्या क्या मिल रहा है, 350 घंटे की आपको क्लासेस मिलेंगी पहले तो, जिसमें मैं कंप्लीट आपको मुख्य परीक्षा आरओ का पढ़ाऊंगा। गद्य खंड की व्याख्या, 6 टॉपिक जो आपके हैं पूरे, 6 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें पर्यायवाची हट जाती है, मुहावरे जुड़ जाते हैं,
ठीक है। तो कंप्लीट मेंस एक्सेप्ट जीएस, जीएस को छोड़ करके बाकी सब कुछ आपको मैं करवाऊंगा। और लाइव क्लासेस भी होंगी, कुछ रिकॉर्डेड भी क्लासेस आपको मिलेंगी, और इसमें जो क्लास नोट्स भी आपको दिए जाएंगे, और इसमें डाउनलोड का रिसोर्स भी मिलेगा, यानी कि जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि साथ में मैं नोट्स भी बनवाऊंगा, लेकिन आपको अलग से डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर मंथली करंट अफेयर्स भी मिल जाएंगे, और मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन अलग से मिल जाएगी इस सेशन के अंतर्गत। आपका सेक्शनल टेस्ट आपको अलग से मिलेगा, 10 फुल लेंथ का मॉक टेस्ट आपको अलग से मिल जाएगा, लेक्चर नोट्स आपको मिलेंगे, जो मैं हैंड रिटेन लिखूंगा बोर्ड वगैरह पे वो सब आपको दे दिया जाएगा एज इट इज़ उठा करके, तो आप देख पाएंगे। और कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होगा सारे पार्ट्स का, आप इसको देख पाएंगे। और इसकी वैलिडिटी जो होगी वो 18 महीने की होगी, है ना, मतलब थोड़ा बहुत टाइम नहीं है, बहुत बार है, और मल्टीपल टाइम्स एक बार आपको एक्सेस मिलेगा, यानी कि एक बार ही नहीं, आप इसको अनगिनत बार देख सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, बस आपने बाई नाउ पे आया, आपके पास ऑफर होंगे तो आप यहाँ पर कूपन कोड लगा सकते हैं। तो ये हमारा जो कूपन कोड है, कूपन कोड आप लगा दीजिए VK लाइव, राइट, VK लाइव, ये हमारा कूपन कोड है। जैसे ही आपने इसको लगाया, VK लाइव अप्लाई किया, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये फीस जो 5000 की थी वो 3000 में कन्वर्ट हो गई, 2000 रुपए का सीधा सीधा डिस्काउंट मिल गया। इससे कम में इतना शानदार बैच आई डोंट थिंक कि आपको मिल सकता है, तो आपको हमारे साथ जुड़ना चाहिए। आप सभी विद्यार्थियों को VK लाइव कोड लगा दिया आपने, अब आप बाई नाउ पे जा सकते हैं, आप इनमें से कोई भी माध्यम चुन करके पे कर सकते हैं और इस बैच को अपना बना सकते हैं, और लिखित परीक्षा में शानदार अपने आप को, जो 15 गुना में शामिल विद्यार्थी हैं वो 2-3 गुना में उतर करके अपने रोल नंबर तक की दिशा दशा तय कर सकते हैं। ये बैच हर उन विद्यार्थियों के लिए लाभकारी साबित होगी जो UPPCS, BEO और ROARO की मुख्य परीक्षा देने जा रहे हैं। धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। मैं आपका भाई विवेक पांडे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा आप किस तरह की क्लासेस मुझसे चाहते हैं, मैं वो क्लासेस आपके लिए लेके आऊँगा। धन्यवाद।